ओके, सो बेसिकली अपन बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। दूसरी बात कि ना ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या और इसका यूज आता कहाँ पर है, किस तरीके से यूज करते हैं तो अपन सीखेंगे और ये फॉर्मूला कहाँ से आपके पास में आया अपन इस चीज के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो वर्ड है डिस्टेंस, सो यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस वर्ड डिस्टेंस। आपको अच्छे से पता है कि कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स, दो ह्यूमन बीइंग एंड एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई से भी दो चीजों के बीच का जो बेसिकली लेंथ होती है उसको अपन डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको अपन हिंदी में अपन बोलते हैं दूरी। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टर्म्स में अगर हम बात करें तो आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में बोला था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, पॉइंट्स के अंदर आपके पास में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपके पास में पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है ना, तो जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं, सो देयर कैन बी सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में इजीली आपके पास में सर्टेन डिस्टेंस हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। जैसे ये आपके पास में कार्टेशियन प्लेन है, एंड यहाँ कोई पॉइंट है आपके पास में ए पॉइंट और यहाँ आपके पास में कोई एक पॉइंट है बी पॉइंट। अब इस ए और बी पॉइंट के बीच अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, अब इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ए और बी पॉइंट पे ज्वाइन करता हूं, तो मान लो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ है आपके पास में x1, y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में है x2, y2। अब आप है ना अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना चाहते हो, दैट इज दिस ए बी, ये जो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसको आप कुछ भी मान लो, डी मान लो। अगर आप इस डिस्टेंस को फाइंड करना चाहते हो तो हाउ कैन यू फाइंड दिस डिस्टेंस, द थिंग इज दैट, एंड इसी डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट अपन उसको डिराइव करेंगे, है ना। हालांकि डेरिवेशन आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला आया है। बहुत सिंपल वे में आप ना इसको यहाँ पे डेरिवेट भी कर सकते हो, ज्यादा हार्ड है भी नहीं है, तो आप इसको चेक करना आराम से, क्योंकि कंसेप्ट पता करने में काफी हेल्प करेगा ये फॉर्मूला आपकी, है ना। अब देखो, अगर है ना आपका ये कोई भी पॉइंट होता, मान लो कोई भी रैंडम पॉइंट होता, उधर एक्स एक्सिस पे लाइन कर रहा होता और इसके कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली आपके पास में क्या होते हैं, कुछ x3, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आपका y तो 0 होता ही होता है। अब मैं आपसे पूछता कि इस सी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो o से, तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जो लेंथ होती है दैट विल बी इक्वल टू x3, तो हम इधर डिस्टेंस को किसके इक्वल लिख देते हैं, x3 के इक्वल लिख देते हैं, क्योंकि आपका पॉइंट जो है वो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इस वजह से, है ना। अगर इसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपका जो पॉइंट है यहाँ पे लाई कर रहा होता बी पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में होते 0, y3, x तो 0 होगा y एक्सिस पे। मैं आपसे इसमें डी पॉइंट का डिस्टेंस पूछता ओरिजिन से, है ना, ध्यान रखना डिस्टेंस हम ओरिजिन से मैं यहाँ पे डिस्टेंस आपसे ओरिजिन से पूछ रहा हूँ, उस केस में आप इसका डिस्टेंस क्या बोल देते हैं, y3। यहाँ से डी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, y3, तो यहाँ पे आपके पास में डिस्टेंस हो जाता कितना, y3। बट यहाँ पे ए और बी पॉइंट्स दोनों ही आपके डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और दोनों ही एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहे, द पॉइंट्स आर नॉट लाइंग ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो इस केस के अंदर आप डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हो। इससे पहले आपको एक क्वेश्चन बताता हूं मैं। मान लो आपके दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपके दो पॉइंट्स जो एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं और ए के एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। जैसे एक पॉइंट आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, मान लो एक पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ आपके पास में है 0, y1 और यहाँ पे आपको कोई पॉइंट, चलो इसको y2 लिख दो भाई, और यहाँ पे बी पॉइंट लाई कर रहा है आपका y एक्सिस के ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, y1। अब आपसे पूछा जाता है कि यहाँ से ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताओ। अब इस केस के अंदर ए और बी का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कोई खास फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है नहीं, आप बहुत इजीली बिना किसी फॉर्मूले के अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए भी यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस लिख सकते हो। कॉमन सेंस आपको कैसे यूज करना है, देखो हमें अच्छे से पता है कि ना ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है आपके सामने आपको पता पड़ जाएगा y2, ये पूरा डिस्टेंस आपके पास में y2 के बराबर है। और जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना आएगा आपके पास में y1 आ जाएगा।
ठीक है ना, ये क्लियरली हमें पता पड़ रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ए और बी का आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है, आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो बड़े सिंपल तरीका है, इस पूरे के पूरे y2 में से y1 को माइनस कर दो, तो ये जो डिस्टेंस आपके पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y1। ये बहुत ही सिंपल वे में आप कर सकते हो। इसी चीज को आप एक्स एक्सिस के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये उस केस में ही इजीली पॉसिबल है जब आपके दोनों पॉइंट्स हमेशा एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, जब एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होता है ना, आपका एक कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। अगर पॉइंट आपके y एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे तो आपके x कोऑर्डिनेट्स हमेशा जीरो होने वाले हैं। आपके पॉइंट्स अगर x एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे तो उनके y कोऑर्डिनेट्स हमेशा जीरो होने वाले हैं। तो उस केस में आप डायरेक्टली बड़े वाले कोऑर्डिनेट में से छोटे वाले कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दो और आपके पास में आपका डिस्टेंस आ जाएगा। बट ये कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये तो आपके एक स्पेसिफिक केस है आपके पास में। मेन चीज तो तब है जब आपके दोनों पॉइंट्स एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करते और अब आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब हम किसमें से किसको माइनस करें, और क्या सीधे ही हम लोग अगर माइनस करेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे भी x2 में से x1 माइनस कर दिया तो मेरे पास में आंसर आएगा क्या, y2 में से y1 माइनस करने पे मेरे पास में आंसर आएगा क्या। तो इन चीजों के जवाब अभी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर मिल जाएंगे कि जब आपके पॉइंट्स एक्सिस पे लाई ना करके क्वाड्रेंट के बीच में कहीं भी लाई कर रहे हो, तब उनके बीच का डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चेक करते हैं किस तरीके से चीज पॉसिबल है हमारे पास में। ये तो बेटा स्पेसिफिक केसेस होते हैं जब आपके पॉइंट्स एक्सिस पे लाई करते हैं, तो है ना, इनकी इतनी चिंता मत करना। हालांकि जो फॉर्मूला अपन यहाँ पे पढ़ेंगे ना, उसी फॉर्मूले को अपन हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। दैट फॉर्मूला इज यूनिवर्सल। 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर या कार्टेशियन प्लेन के अंदर वो फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होता है, तो उस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बट ठीक है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, ये तो सिंपली हमें दिखाई दिया था, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहा, ये डायरेक्टली भी हो सकता है। फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी, जब हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो प्लेन के बीच में क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई करेंगे, एक्सिस पे लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं किस तरीके से अपन यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कोई से भी दो पॉइंट्स के बीच में। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, these are the two axes, x एक्सप्रेशन y y dash, this is origin, ओके। एंड हम यहाँ पे रैंडमली बेटा कोई से भी दो पॉइंट्स हम कंसीडर करने वाले हैं। इस x एक्सिस को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। मान लो यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट, और यहाँ पे आपको कोई से भी पॉइंट लाई कर रहा है, बी पॉइंट। ठीक है, दोनों ही पॉइंट्स आपके एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहे, क्वाड्रेंट के बीच में कहीं ना कहीं पे लाई कर रहे हैं, आपको इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है। तो अपन क्या करना है, दोनों पॉइंट्स में ज्वाइन कर देते हैं। एंड फिर बता देता हूँ आपको, डेरिवेशन एग्जाम में पूछी जाएगी, आपको तो फाइनल रिजल्ट याद करना है, बट डेरिवेशन ठीक है, आप अगर साइंस बायो भी देते हो 11th क्लास के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर भी आपको चीजें पढ़नी पड़ती है, तो उस पर्पज से भी समझने की कोशिश करना, क्योंकि फिजिक्स जो होती है बेटा, इट इज फुल ऑफ डेरिवेशंस, इसमें खूब डेरिवेशंस होती हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि हम डेरिवेशन कैसे करते हैं इन चीजों के बारे में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, अब देखो इस बी पॉइंट की तरफ मार्क कर देते हैं x2, y2, इस ए पॉइंट की तरफ मार्क कर देते हैं x1, y1। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A are x1 and y1 and the coordinates of point B are x2 and y2. So now we need to find the distance between these 2 points. So now we need to find the distance between the points A and B. The coordinates of points are x1 and x1, y1, x2, y2. अब आपको ये सिंपल सा काम पे क्या करना होता है, हम लोग BC कोऑर्डिनेट मेथड इस्तेमाल करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखी। इस ए जो आपको इधर ए पॉइंट दिख रहा है ना, इस ए पॉइंट से बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और अपन बी पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। बी परपेंडिकुलर कहां ड्रॉप करते हैं, चेक करते हैं। पहले तो अपन एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, और बी से भी अपन एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अब पहले इस चीज को ध्यान से सीखना, फिर अपन वाई एक्सिस के ऊपर स्विच करेंगे। ठीक है, देखो जब मैंने ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन किया तो मेरे को यहाँ पे कोई पॉइंट मिलना चाहिए। जब मैंने बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो मेरे को यहाँ पे कोई पॉइंट मिलना चाहिए, एंड बोथ दीस पॉइंट्स विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अब सिंपल सा लॉजिक है,
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x1, y1, तो बेटा ये जो आपके पास में नीचे परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है, ये वाला पॉइंट मेरे को क्या मिलना चाहिए, x1 मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू x1, 0, एंड b पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x2, y2, तो ये जो पॉइंट मेरे को मिलेगा क्या मिलेगा यहाँ पे x2, 0। ये चीज हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखी थी, प्रीवियस क्लास में हमने सीखी थी, जब हम लोगों ने देखा था कि जब आपके पॉइंट्स चेंज नहीं होते हैं, आपके पॉइंट कांस्टेंट रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये अब अगर मैं जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो ये y एक्सिस के पैरेलल निकल के आने वाली है, तो मतलब x तो मेरा चेंज नहीं हो सकता, तो x1 यहाँ पे, तो यहाँ पे x1, 0 होगा, या x2 तो यहाँ पे x2, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अपन क्या करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कहाँ पे, y एक्सिस के ऊपर, दोनों ही पॉइंट्स में। तो जो मैं यहाँ पे ए से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास में कितने निकल के आने वाले हैं, 0, y1, और जब मैं बी पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो इस पॉइंट के मेरे पास पॉइंट्स कितने निकल के आने वाले हैं, 0, y2, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x 0 होगा, यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर y 0 होगा, ठीक है। बट अभी भी हमारे पास में डिस्टेंस कहाँ निकल के आया है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ आएगा, कैसा आएगा, उसको और ध्यान से सीखेंगे अभी अपन। अब देखो बेटा, अगर मैं ना इस डैश लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो ये दोनों डैश लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे सी नाम दे देता हूं। अगेन दिस विल बी अ सर्टेन पॉइंट, ये आपके पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट निकल के आने वाला है, सी पॉइंट। इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है मुझे नहीं पता, हालांकि मैं यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो इजीली फाइंड कर सकता हूँ, और इसका y कोऑर्डिनेट में शायद मुश्किल से फाइंड, हाँ इसका y कोऑर्डिनेट भी जरूर फाइंड कर सकते हैं, हम इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, यहाँ पे मुझे बेसिकली मतलब है ये दोनों डिस्टेंस है, यहाँ पे AC डिस्टेंस फाइंड करना है और मुझे यहाँ पे BC डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ऐसा क्यों करना है मुझे मैं आपको बताता हूँ। देखो B से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, AC से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो जब मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा कितने डिग्री का मिलेगा, 90 डिग्री का मिलेगा। एंड वी कैन क्लियरली सी दैट दिस ट्राइंगल ACB will be a right angle triangle, आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल निकल के आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसको आप ध्यान से और देखना, अभी अभी आपको मैंने सिखाया था, देखो ये दोनों पॉइंट्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना, तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना चाहूंगा तो मैंने क्या बोला, बड़े वाले कोऑर्डिनेट में से छोटे वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, x2 - x1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये BC डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ, या फिर आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, तो मैं ये डिस्टेंस अगर फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे y2 - y1 के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट दिस AC इज पैरेलल टू द x एक्सिस, तो बेटा जो डिस्टेंस यहाँ नीचे आपको मिलेगा वही डिस्टेंस आपको यहाँ AC का भी मिलना चाहिए। तो अगर ये x2 - x1 है तो यहाँ पे AC आपको कितना मिल जाएगा, x2 - x1। एंड इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपको y2 - y1 मिला है तो यहाँ पे जो BC डिस्टेंस है आपको ये कितना मिल जाएगा, y2 - y1। अब हमारे पास में यहाँ पे AC डिस्टेंस आ चुका है, हमारे पास में यहाँ पे BC डिस्टेंस आ चुका है, लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो AC या BC निकालने में नहीं है, हमें तो यहाँ पे AB डिस्टेंस फाइंड करना है। अब AB डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, इस चीज को ध्यान से देखना। अभी भी आपको मैंने बताया कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ACB, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास में एक थ्योरम होती है जो इजीली एप्लीकेबल होती है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो वी कैन अप्लाई दिस पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ACB। जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो AB डिस्टेंस है ना, this AB distance will be the hypotenuse. So we know that in the right angle triangle ACB, in triangle ACB, this AB square will be equal to AC square plus BC square. ठीक है। अब ये जो AB स्क्वायर है ये तो हमें फाइंड करना है, बेसिकली हमें AB फाइंड करना है, तो हम स्क्वायर रूट तो बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले तरह अपन वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। AB को एज इट इज रहने देना AB स्क्वायर, AC को आप बेटा क्या लिख सकते हो, x2 - x1, तो यहाँ पे आपके पास में क्या जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस BC को आप क्या लिख सकते हो, y2 - y1, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, y2 - y1 का
होल स्क्वायर। अब हमें तो ए बी निकालना है ना, तो ए बी निकालने के लिए क्या करना, दोनों स्क्वायर रूट ले लेना। जब आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस ए बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। इस तरीके से आप किसी भी कोई से भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। इस तरीके से मान लो आपका ए पॉइंट के आपके मान लो कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से होते हैं। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं। ए पॉइंट आपके पास में होता है 2,3 और बी पॉइंट आपके पास में होता 5,6। मान लो आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं एंड आपसे बोला जाता है कि आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आंसर है यहां से लिखना, मैं इसी फॉर्मूले का यूज कर लूंगा। हमें क्या करना होता है, x2 माइनस x1। आप चाहो जिसको भी x1 y1 मान सकते हो, आप चाहो जिसको x2 y2 मान सकते हो, आपके आंसर पे फर्क नहीं आएगा क्योंकि अल्टीमेटली आप स्क्वायर है, तो स्क्वायर से आपकी नेगेटिव वैल्यू भी प्लस में बनेगी और पॉजिटिव वैल्यू भी प्लस में बनने वाली, तो उसका फर्क कभी नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसको x1 y1 मान सकते हो, इसको x2 y2 मान सकते हो। तो x2 माइनस x1 मींस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मींस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 माइनस 2 3 होता है, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 6 माइनस 3 भी 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो यहां से आपके पास में ए बी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे 3√2 यूनिट्स। तो इस तरीके से यूनिट्स का मतलब है कैन बी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, कैन बी एनीथिंग जो भी आपको डिस्टेंस दे रखा हो इस फॉर्म में भी। बट यहाँ पे आपके पास में यूनिट्स मेंशन नहीं होते तो वी जस्ट राइट यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है अप्लाई करना होता है जब भी आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो। ओके, अब एग्जांपल नंबर अगर 1 की बात करें तो उसमें आपके पास में लिखा हुआ है डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। अब आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रहे हैं 2, 3, आपको बी पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, सॉरी आपको बी पॉइंट दे रखा है 3, 2 दे रखा है ना, और आपको बी पॉइंट दे रखा है -2, -3 और आपको सी पॉइंट यहाँ पे दे रखा है 2, 3। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, क्या ये तीनों पॉइंट्स मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं क्या। अब आपको बार बार कार्टेशियन प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिकली आपको ना ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि वो चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है 9th क्लास के अंदर। जब आपको ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाया गया तो वहां पे आप लोगों ने इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो वहां पे आपने एक चीज पढ़ी थी कि ट्रायंगल की कोई सी भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे साइड के सम से बड़ा आता है। सो वी विल डू अ सिंपल थिंग, हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, अपन इसको एबीसी नाम दे देंगे। हम यहाँ पे एबी, बीसी और एसी अपन यहाँ पे तीनों डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई से भी दो डिस्टेंस का सम तीसरी साइड से बड़ा आ गया तो इट विल बी अ ट्रायंगल। ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो पाती है, अदरवाइज पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, अदरवाइज वो कोलिनियर पॉइंट्स आपके कहलाते हैं अगर डिस्टेंस का सम बराबर आ जाता है तीसरे वाले में। अब किस तरीके से यहाँ पे सोच सकते हैं, पहले चलो मान लो अब ट्रायंगल का देखो नाम आता है, एबीसी बोल दो, बीएसी बोलो, सीएबी बोलो, हमें नहीं पता ना कि कौन सा पॉइंट हम पहले ले रहे हैं, कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। हम यहाँ पे ड्रॉ करके नहीं चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको अलजेब्रिकली चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो वी विल फाइंड 3 डिस्टेंसेस। हम यहाँ पे एबी निकालेंगे, बीसी निकालेंगे और एसी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बेटा एबी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब हमें अच्छे से पता है हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यू कैन लेबल द कोऑर्डिनेट्स, इसको अपन यहाँ पे x1, y1 नाम दे सकते हैं, ये आपके पास में x2, y2 हो जाएगा और ये आपके पास में x3, y3 हो जाएगा। अब ना इस चीज से घबराना मत कि सर आपने तो फॉर्मूले के अंदर x2 तक ही बताया था, यहाँ पे x से भी आ चुका है। मेरा मोटिव फॉर्मूले के अंदर ये बताना नहीं था कि किसको मैंने x1 y1 नाम दिया है या किसको मैंने x2 y2 नाम दिया है। मेरा मोटिव सिंपल सा ये था, जब आपको दो पॉइंट दे रखे हो तो दूसरे वाले में से पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स को माइनस, कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना।
अब वो x3 माइनस x2 भी हो सकता है, x3 माइनस x1 हो सकता है, x4 माइनस x3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज से ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो x2 तक बता दिया है, x3 भी आ चुका है। ऑब्वियसली बात है, वो तो प्लेनर फिगर तो आपके 4 वर्टिसेस के भी होते हैं, तो वहां पे x4 भी आएगा आपके पास में थोड़ी देर बाद में। तो यूं घबराना मत, ठीक है ना। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जिन दो पॉइंट्स के बीच का आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो सेकंड वाले के कोऑर्डिनेट्स में से फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके उसका स्क्वायर करना होता है। ये मेन मोटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग क्योंकि मैंने पहले ए भी लिया है, तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 और यहाँ पे 2 है तो -3 -2 का होल स्क्वायर। x2 आपका -2 था और x1 आपका 3 था, तो -2 -3 हो जाएगा यहाँ पे। तो दिस विल बी इक्वल टू -5। तो ये आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि डजंट मैटर आपके पास में आप किस में से किसको माइनस करते हो, आप x2 में से x1 को माइनस करते हो, आप x1 में से x2 को माइनस करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल गेट स्क्वायर, और स्क्वायर हमेशा आपके क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। एंड डिस्टेंस आपका नेगेटिव हो भी नहीं सकता, इस चीज का ध्यान रखना, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। सो दिस -5 का स्क्वायर विल गिव यू 25 प्लस अगेन दिस -5 का स्क्वायर विल गिव यू 25। तो 25 प्लस 25 विल गिव यू 50, और आपके पास में यहाँ पे e भी कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 50। ठीक है, इसकी जरा आप यूनिट्स लिख सकते हो चाहो तो। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम बी से डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि बी से हमारे पास में कितना निकल गया है। तो जब हम यहाँ पे बी से डिस्टेंस फाइंड करना चाहेंगे तो हमें वापस से फॉर्मूला लिखना है। अब इस बार है ना x2 माइनस x1 मत लिखना है, क्योंकि हमने इसको x3 नोट कर रखा है और b के अंदर ये x2 है। सिंपल सा फोकस हमें इस चीज पे करना है कि हम इसके x वाले कोऑर्डिनेट में c के x कोऑर्डिनेट में से b के x कोऑर्डिनेट को माइनस करना चाहते हो। तो इसका इस बार अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप bc फाइंड करना चाहोगे तो आपके इसमें कितना आएगा, क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 2 है और फॉर्मूले में माइनस होता है और x2 भी माइनस का दे रखा है, तो इट विल बी बेसिकली 2 माइनस -2। तो 2 माइनस -2 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 -3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर आप बीसी फाइंड करना चाहोगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 विल बी इक्वल टू 4, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 6 होता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 6 का स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ BC will be equal to √4 का स्क्वायर 16 and 6 का स्क्वायर is 36। तो यहाँ पे आपको पूरे BC की कितना मिल जाएगा, √52 यूनिट्स। तो ये हमारे पास में क्या है, BC आएगा। अब इस तरीके से एक बार अपने BC निकल जाए, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे AC फाइंड करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं। जब 3 साइड्स होती है तो आपको तीनों डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करने पड़ेंगे ना। ये मैं मन से नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे मजा आ रहा है ABC सब कुछ फाइंड कर रहा हूँ। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती है ना, तो आपको तीनों डिस्टेंस फाइंड करने पड़ेंगे, तभी तो आपको पता पड़ेगा कि ट्रायंगल बन भी रहा है कि ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो अब अपन यहाँ पे AC फाइंड करते हैं, तरीका सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब आपको फॉर्मूला देखना है, जैसे आप चाहते तो इसको CA भी लिख सकते थे, आपकी इच्छा होती तो आप AC के जगह CA लिख दो, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप AC फाइंड कर लो कि CA फाइंड कर लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, डिस्टेंस आपके पास में बराबर ही निकल के आने वाला है ना। अब आपको AC फाइंड करना है तो इसका एक पॉइंट्स का अपने x3y से नाम दिया है, यहाँ पे x1y का नाम दिया, जिसको हम लिखेंगे x3 - x1 का होल स्क्वायर, x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। अब x3 अपने पास में कितना है, 2 है, और x1 हमारे पास में कितना है, 3, तो दिस विल गिव यू 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ को मिलेगा 3 - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि y3 3 है और y1 2 दे रखा है। नाउ दिस 2 - 3 इज -1, ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 - 2 इज 1, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर मिलेगा स्क्वायर रूट में। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 + 1 = √2। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, √2
रूट 2 यूनिट्स मिल जाए। ठीक है, अब आपके पास में आपका AB डिस्टेंस आ चुका है, आपके पास में आगे BC डिस्टेंस आ चुका है और आपके पास में आगे EC डिस्टेंस भी आ चुका है। तीनों डिस्टेंस आपके सामने लिखे गए हैं। अब आपको ये चेक करना है वेदर दीज पॉइंट्स मेक अ ट्रायंगल और नॉट। चलो आराम से चेक करते हैं, ये भी कैसा हमें पॉसिबल देखते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने ट्रायंगल की इनइक्वालिटी के अंदर पढ़ रखा है दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कोई सी भी दो साइड्स का सम अगर तीसरी साइड से बड़ा आता है तो वो आपका ट्रायंगल कहलाता है। हालांकि यहाँ पे आपको ना इस ट्रायंगल का टाइप भी बताना है कि किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, वो अपन बात की बात है, वो बाद में चेक करेंगे। पहले ये चेक करते हैं कि ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सामने आ रहा है विजिबल यहाँ पे, दिस इज रूट 50, दिस इज रूट 52 एंड दिस इज रूट 2। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, आप कोई सी भी दो साइड से लो रैंडमली, आप AB प्लस BC ले सकते हो, आप AB प्लस AC ले लो या फिर आप BC प्लस AC ले लो। कोई सी भी दो साइड का आपके पास में हमेशा AB तीसरी साइड से बड़ा ही निकल के आने वाला है। जैसे AB हमारे पास में रूट 50 आया ना, तो रूट 50 को आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अभी ले सकते हो। मान लो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7.1। हियर AB इज इक्वल टू रूट 50। इसको अपन बेटा अप्रॉक्स वैल्यू लिखना है ना, एग्जैक्ट, क्योंकि इरेशनल नंबर है तो वी विल नॉट राइट द एग्जैक्ट वैल्यू, हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेना है क्योंकि हमें बस ये प्रूफ करना है कि कोई सी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है। इट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 7.1 यूनिट्स। ठीक है, इधर अपन BC की बात करते हैं। रूट 50 को हमने 7.1 लिखा है, इसको अपन 7.3 ले सकते हैं, 7.4 ले सकते हो चाहो तो, ये चाहो तो 7.2 ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इधर नॉर्मली इसको 7.3 ले लेता हूँ, या फिर आप चाहो तो 7.2 भी ले लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपके इसमें रूट 2 है, AC रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास में 1.414 होती है। So these are the three values। अब आप कोई सी भी दो साइड्स को ऐड करो, जो आपको अच्छे लगे उन दो साइड्स को ऐड कर लेना, उनका सम तीसरी साइड से हमेशा ही बड़ा निकल के आने वाला है। दिस इज द इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। डजंट मैटर व्हिच टाइप ऑफ ट्रायंगल हैज बीन गिवन, बट हमेशा कोई सी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा ही निकल के आएगा, तब वो आपके वो कौन से हमेशा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। सो वी कैन से हियर sum of any two sides ओके। सो अब है ना, हमको यहाँ पे ये भी बताना है कि किस टाइप का ट्रायंगल आपको मिलेगा, तो उसके लिए मैं क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत आसान है, किस टाइप का ट्रायंगल बताना है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस लाइन निकाली हुई है, AB BC और AC। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से इनके अप्रोक्सीमेट डिस्टेंसेस को देखोगे तो आपको पता पड़ेगा बेटा कि ना ये डिस्टेंस कहीं से भी, या आपको कहीं से भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा। आपको यहाँ पे तीनों साइड्स के जो अलग अलग दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट, है ना। आप ऐसे तो आपके पास में स्केलेटल ट्रायंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हो सकता है, बट वी कैन चेक फॉर वन मोर ट्रायंगल दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। आप राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कैसे चेक कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे AB का स्क्वायर निकालूं, AB का स्क्वायर आपके पास में कितना आएगा, 50 आएगा। अगर आप यहाँ पे BC का स्क्वायर निकालोगे तो वो आपके पास में कितना आएगा, 52 निकल के आएगा। अगर आप यहाँ पे AC का स्क्वायर निकालोगे तो वो आपके पास में कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हियर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आपको किसके बराबर मिल रहा है बेटा, BC स्क्वायर के बराबर मिल रहा है। मतलब एक ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर मिल रहा है, और ये चीज तभी पॉसिबल होती है जब आपका ट्रायंगल किस टाइप का हो, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि आपके राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है। एंड ये चीज यहाँ पे आपको इजीली विजिबल है दैट दिस कैन बी परपेंडिकुलर और दिस कैन बी परपेंडिकुलर, बट दीज आर टू साइड्स। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज करे जा सकते हैं। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC
is a right angle ट्राइंगल। तो इस तरीके से आपको ये पता लगाना होता है कि आपको कौन सा ट्राइंगल दे रखा है या फिर आपको कौन सा दूसरा टू डायमेंशनल फिगर दे रखा है।